नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RS क्लासेस में। दोस्तों, आज ये हमारी वीकली करंट अफेयर्स की तीसरी वीडियो है, जिसमें दोस्तों हम बीते सप्ताह सुर्खियों में रहे जो प्रमुख प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों, अभी तक अगर जो आपने हमारी पिछली करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों वो आप ऊपर आई बटन पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो। आज का दोस्तों हमारा सबसे पहला प्रश्न है, खेल मंत्रालय ने कितने लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 देने की घोषणा की है। यहाँ पे दोस्तों प्रश्न हमारा ये पूछ रहा है कि जो खेल मंत्रालय है उन्होंने कुल कितने लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 देने की घोषणा करी है। यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन दोस्तों हमारा है 8, तीसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ हमारा 10 और चौथा ऑप्शन दोस्तों यहाँ हमारा 5। दोस्तों यहाँ पे खेल मंत्रालय ने दोस्तों कुल 5 लोगों को, कितने लोगों को दोस्तों, कुल 5 लोगों को यह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 देने की घोषणा करी है, जिसमें दोस्तों हमारा रोहित शर्मा जो कि बैट्समैन हैं और क्रिकेट जगत से संबंधित हैं, और दूसरा दोस्तों हमारा मरियप्पन टी जो कि दोस्तों एक पैरा एथलीट हैं, और तीसरी दोस्तों यहाँ पे हमारे आ जाती हैं मनिका बन्ना जो कि दोस्तों टेबल टेनिस से संबंधित हैं। इसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पे यहाँ आ जाता है विनेश फोगाट जो कि दोस्तों रेसलिंग से संबंधित हैं। और दोस्तों सबसे आखिरी में 5वें नंबर का जो खिलाड़ी है जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया है, उनका नाम है दोस्तों रानी रामपाल जो कि दोस्तों महिला हॉकी टीम की सदस्य हैं। ये थे दोस्तों कुल 5 लोग जिनको खेल मंत्रालय ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 देने की घोषणा करी है। अब चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे हमारा पूछ रहा है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो दोस्तों प्रश्न यहाँ पे हमारा ये पूछ रहा है कि अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का ऐसा कौन सा पूर्व कप्तान है जिसने अंतर्राष्ट्रीय के साथ साथ घरेलू क्रिकेट से भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है कैमरन वाइट, दूसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा स्टीव स्मिथ, तीसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा डैरन लेहमन, और दोस्तों चौथा ऑप्शन यहाँ पे हमारा है रिकी पॉन्टिंग। तो दोस्तों यहाँ पे हाल ही में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के जो पूर्व कप्तान कैमरन वाइट हैं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। दोस्तों जो कैमरन वाइट हैं इन्होंने अपने कैरियर में कुल 4 टेस्ट खेले हैं और 91 वनडे, कितने दोस्तों, कुल 91 वनडे खेले हैं और 47 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों कैमरन वाइट ने 47 ही IPL मैचेस भी खेले हैं जो कि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो दोस्तों ये था हमारा ये प्रश्न। अब चलते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे हमारा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बुंदेलखंड क्षेत्र में जल की समस्या है उससे निपटने के लिए या उसका हल करने के लिए किस देश के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन हो जाता है नेपाल, दूसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हो जाता है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ होता है हमारा इजराइल, और दोस्तों चौथा ऑप्शन यहाँ पे हमारा आता है बांग्लादेश। तो दोस्तों इजराइल ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड की जल की समस्या को हल करने के लिए इजराइल के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों और जो ये परियोजना है दोस्तों वो बुंदेलखंड और जो उसके आसपास के क्षेत्रों में पानी की कमी है या पानी की जो समस्या है उससे निपटने में मदद करेगी। और साथ ही साथ दोस्तों देश के जो बाकी हिस्से हैं जहां पे भूजल प्रबंधन, सिंचाई और पीने योग्य जल की कमी है उसका भी प्रबंधन ये परियोजना देखेगी। कौन सी परियोजना दोस्तों? सहयोग की परियोजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड की जल समस्या को हल करने के लिए इजराइल के साथ सहयोग की नीति या हम कह सकते हैं सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे हमारा, किस राज्य सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ने लिखने
के लिए नमत बसई कार्यक्रम या हम कह सकते हैं नमत बसई प्रोग्राम चलाया है। यहाँ पे दोस्तों हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी राज्य सरकार है जिसने जो जनजातीय बच्चे हैं उनको उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए एक नमत बसई कार्यक्रम या नमत बसई प्रोग्राम के नाम से एक अभियान चलाया है। तो ये दोस्तों हमारा प्रश्न है और यहाँ पे हमारे ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा केरल, तीसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ हमारा कर्नाटक और चौथा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा है तमिलनाडु। तो दोस्तों जो हमारा दूसरा ऑप्शन है केरल वो यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों केरल सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ने के लिए नमत बसई कार्यक्रम चलाया है। जो नमत बसई कार्यक्रम है इसको समग्र शिक्षा केरल द्वारा चलाया जा रहा है। किसके द्वारा चलाया जा रहा है दोस्तों? समग्र शिक्षा केरल द्वारा चलाया जा रहा है। और दोस्तों इस कार्यक्रम ने दोस्तों जो आदिवासी बच्चे हैं उनके लिए दोस्तों घर पर ही शिक्षा की जो जरूरत को जो भी सामान है जो महसूस किया जा रहा है कि ये सामान की जरूरत है उन बच्चों को वो सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों सैकड़ों आदिवासी बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं के जरिए जोड़ा जा रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा नमत बसई कार्यक्रम जिसे केरल में चलाया गया है। किसके द्वारा चलाया गया है दोस्तों? समग्र शिक्षा केरल के द्वारा चलाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा दूसरा ऑप्शन दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे हमारा है किस सरकार ने हाल ही में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च करी है? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी राज्य सरकार है जिसने हाल ही में ही इंदिरा रसोई योजना लॉन्च करी है। यहाँ पे दोस्तों हमारे जो ऑप्शंस है पंजाब, दूसरा ऑप्शन दोस्तों हमारा राजस्थान, तीसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ गुजरात और चौथा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा है कर्नाटक। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो दूसरा ऑप्शन है राजस्थान वो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि दोस्तों राजस्थान सरकार ने ही हाल ही में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च कर दी है। और दोस्तों ये जो योजना है ये पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी जी थी उनके नाम पर ही ये योजना राज्य के 213 स्थानीय कितने दोस्तों 213 स्थानीय शहरी इकाइयों में शुरू किया गया है जो कि दोस्तों 358 रसोइयों में चलेगी। कितने दोस्तों? कुल 358 रसोइयों में चलेगी और 213 शहरी निकायों में इसको लागू किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा हाल ही में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च करी गई है। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे हमारा है दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग जो है उसका चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है जाकिर खान, दूसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा है रोहित शर्मा, तीसरा ऑप्शन दोस्तों हमारा है कमल त्यागी और चौथा ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों हमारा राहुल सिदेवा। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों क्योंकि दोस्तों जाकिर खान को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और दोस्तों जाकिर खान जो है वो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जो डॉक्टर जफरुल इस्लाम का कार्यकाल खत्म होने के बाद ही उनको नया अध्यक्ष बनाया गया है। किसको दोस्तों? जाकिर खान को डॉक्टर जफरुल इस्लाम का कार्यकाल खत्म होने के बाद दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और दोस्तों जो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग होती है इसका जो चेयरमैन होता है उसका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? इन 3 वर्ष का होता है। यानी कि दोस्तों जाकिर खान भी अगले 3 वर्ष तक दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन बने रहेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा प्रश्न जिसका उत्तर था जाकिर खान को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अब चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे हमारा है सिक्किम के नामची में किस भारतीय फुटबॉलर टीम के पूर्व कप्तान के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? तो दोस्तों यहाँ हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि सिक्किम के नामची में किस भारतीय फुटबॉलर टीम के जो कि पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं उनके नाम पर स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है बाईचुंग भूटिया, दूसरा ऑप्शन दोस्तों है मेहताब हुसैन, तीसरा ऑप्शन दोस्तों है सुब्रत पाल और चौथा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा गुरप्रीत सिंह संधू। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा पहला ऑप्शन है बाईचिंग भूटिया ये बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि दोस्तों सिक्किम के नामची में बाईचिंग भूटिया जो कि भारतीय फुटबॉल के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं उनके नाम पर स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। दोस्तों ये जो स्टेडियम है वो बाईचिंग भूटिया की जो जन्म स्थल है जो कि दोस्तों दक्षिणी सिक्किम के तनकीतम जिले से लगभग 25 किलोमीटर दूर है और उनका नाम बदलकर बाईचिंग भूटिया के नाम पे रख दिया जाएगा। और दोस्तों भारत में ये पहला ऐसा फुटबॉल स्टेडियम होगा जो कि किसी खिलाड़ी के ऊपर या किसी पूर्व कप्तान के ऊपर
जिसका नाम रखा जाएगा। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखने वाली बात है, इसको ध्यान रखिए कि भारत का पहला ऐसा स्टेडियम होगा जो कि किसी खिलाड़ी के नाम पे, किसी फुटबॉल खिलाड़ी के नाम पे रखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे हमारा है, शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के प्रयासों को लेकर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया है। यहाँ पे दोस्तों प्रश्न हमारा ये पूछ रहा है कि शिक्षा मंत्रालय जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के प्रयासों को लेकर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार देने के लिए नामित किया है। दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है 57 शिक्षक, दूसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ 47 शिक्षक, तीसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा 27 शिक्षक और चौथा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा 40 शिक्षक। तो दोस्तों यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के प्रयासों को लेकर 47 शिक्षकों, कितने दोस्तों 47 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया है। कितने दोस्तों 47 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया है। और दोस्तों ये देश भर के 47 शिक्षकों को वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करेगा। कौन करेगा दोस्तों? शिक्षा मंत्रालय। तो दोस्तों ये था हमारा ये प्रश्न। अब चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे हमारा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को लागू करने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन सा होगा। यहाँ पे दोस्तों हमारा प्रश्न ये पूछ रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि दोस्तों 2019 में नई शिक्षा नीति लाई गई थी, उसको लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा होगा। यहाँ पे दोस्तों पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन दोस्तों पंजाब, तीसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा है कर्नाटक और चौथा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा राजस्थान। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक, वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य जो है वो दोस्तों वो कर्नाटक होगा। कौन होगा दोस्तों? कर्नाटक राज्य में सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करी जाएगी। और दोस्तों कर्नाटक राज्य के उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर CN अवश्य नारायण जी ने ये घोषणा करी थी कि सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति उनके राज्य में लागू करी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा तीसरा ऑप्शन दोस्तों कर्नाटक, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे हमारा है, निम्न में से किस देश के साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक की सह अध्यक्षता की है। यहाँ पे दोस्तों हमारा प्रश्न यह पूछ रहा है कि किस देश के साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति है उसकी पहली बैठक की सह अध्यक्षता की। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा नेपाल, तीसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा इराक और चौथा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा उज्बेकिस्तान। तो दोस्तों यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों वो बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों उज्बेकिस्तान के साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की। किसके, कौन से देश के साथ दोस्तों? उज्बेकिस्तान के साथ। और दोस्तों ये जो बैठक थी दोस्तों वो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच पारस्परिक रूप से जो भी सहमत परियोजनाएं जो भी चल रही हैं उनके कार्यों की निगरानी करने के लिए आयोजित की गई थी, कि जो भी परियोजनाएं या जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो सही से कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके उन प्रोजेक्ट्सों उन परियोजनाओं के कार्यों की निगरानी करने के लिए ये बैठक आयोजित की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा चौथा ऑप्शन दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे हमारा है, निम्न में से किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा देश है जिसमें खुदाई के दौरान जमीन के 300 मीटर नीचे, कितने मीटर दोस्तों? 300 मीटर नीचे और 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा है चीन, तीसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा है रूस और चौथा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा नेपाल। तो दोस्तों यहाँ पे जो नेपाल है यानी कि जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों नेपाल में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है। और दोस्तों ये नेपाल के धूलीखेल में करीब 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति पाई गई है। और दोस्तों ये भी साथ में सूत्रों से ये भी मालूम पड़ रहा है कि जो नेपाल की ये सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक है, यानी कि दोस्तों जो 3800 साल पुरानी जो किराट देवी की मूर्ति पाई गई है ज़मीन के 300 मीटर नीचे, ये नेपाल की सबसे ज़्यादा पुरानी मूर्तियों में से
एक है। तो दोस्तों ये था हमारा प्रश्न। अब चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, टिकटॉक कंपनी के किस सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न ये पूछ रहा है कि टिकटॉक जो कंपनी है, जो कि दोस्तों आप सब इस नाम से वाकिफ़ होंगे, टिकटॉक, हर कोई आजकल टिकटॉक चला रहा है, सब लोग जानते हैं टिकटॉक कैसा है और क्या ही असर डाल रहा है हमारे नौजवानों पे। तो दोस्तों प्रश्न यहाँ पे ये है कि टिकटॉक कंपनी के किस सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है राहुल सचदेवा, दूसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ हमारा केविन मेयर, तीसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे बिन्नी बंसल और चौथा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे है अभी दबली नीमचवाला। यहाँ पे जो दोस्तों दूसरा ऑप्शन है यहाँ हमारा केविन मेयर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों केविन मेयर ने टिकटॉक कंपनी के सीईओ से के पद से इस्तीफा दे दिया। किसने इस्तीफा दे दिया दोस्तों? केविन मेयर ने। दोस्तों भारत में टिकटॉक बैन होने के बाद दोस्तों अब अमेरिका में भी ये संकट का सामना कर रहे टिकटॉक के सीईओ ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। केविन मेयर ने टिकटॉक के सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे हमारा, बांग्लादेश ने किस देश की कंपनी द्वारा निर्मित कोविड-19 के संभावित टीके के मनुष्य पर अंतिम स्तर के परीक्षण को हाल ही में मंजूरी दे दी है। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न हमारा ये पूछ रहा है कि बांग्लादेश ने किस देश की कंपनी, यानी कि बांग्लादेश ने कौन से देश की कंपनी द्वारा निर्मित कोविड-19 की संभावित टीके, हम कह सकते हैं वैक्सीन को, मनुष्य के ऊपर अंतिम स्तर या थर्ड स्टेज के ट्रायल के लिए मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन हो जाता है चीन, दूसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ हो जाता है जापान, तीसरा ऑप्शन दोस्तों हो जाता है नेपाल और चौथा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा हो जाता है पाकिस्तान। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा जो पहला ऑप्शन दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश ने चीन देश की कंपनी द्वारा निर्मित कोविड-19 के संभावित टीकों को मनुष्य के अंतिम स्तर के परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों चीन की सिनोवाक बायोटेक लिमिटेड द्वारा विकसित टीका, जो कि बांग्लादेश के स्वास्थ्य मंत्री मलिक ने सबसे प्रभावशाली टीकों में से एक बताया है, और वहां की सरकार ने दोस्तों टीके की अंतिम चरण के परीक्षण को मंजूरी दे दी है। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दोस्तों चीन, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे हमारा हो जाएगा, 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति निम्न में से कौन बन गए। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी संपत्ति 200 अरब डॉलर की हो चुकी है, या ऐसा कौन सा वो पहला व्यक्ति है जिसने 200 अरब डॉलर संपत्ति की सीमा पार कर ली है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है जेफ बेजोस, दूसरा ऑप्शन दोस्तों बिल गेट्स, तीसरा ऑप्शन दोस्तों मार्क जुकरबर्ग और दोस्तों चौथा ऑप्शन है यहाँ पे बिन्नी बंसल। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा पहला ऑप्शन है जेफ बेजोस, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जेफ बेजोस ने 200 अरब डॉलर की संपत्ति को पार करते हुए विश्व के सबसे पहले व्यक्ति बन चुके हैं। दोस्तों जेफ बेजोस जो हैं वो 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। और दोस्तों 26 अगस्त 2020 के को, जो कि जेफ बेजोस जो कि अमेजन के संस्थापक और सीईओ भी हैं, उनकी संपत्ति बढ़कर 204 कितना दोस्तों 204.6 अरब डॉलर पहुंच गई। और दोस्तों जो कि दुनिया के सबसे दूसरे अमीर जो व्यक्ति हैं, जो बिल गेट्स हैं, उनकी संपत्ति से दोस्तों 90 अरब डॉलर ज़्यादा है। इससे पहले दोस्तों बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में आते थे, या कह सकते हैं सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति थे, जो कि दोस्तों अब दूसरे नंबर पर हो चुके हैं। और पहले नंबर पे कौन आ गया दोस्तों? जेफ बेजोस आ चुके हैं, जिनकी संपत्ति 200 अरब डॉलर के ऊपर पहुंच चुकी है, और ये बिल गेट से 90 अरब डॉलर ज़्यादा है। और दोस्तों उनकी वर्तमान संपत्ति, या हम कह सकते हैं दोस्तों बिल गेट्स जो हैं उनकी वर्तमान संपत्ति 116.1 अरब डॉलर है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे हमारा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एसके भगत को हटाकर निम्न में से किसे नया गृह सचिव नियुक्त किया। यहाँ पे दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एसके भगत को हटाकर निम्न में से किसे गृह सचिव नियुक्त किया है। यहाँ तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो पहला ऑप्शन है वो दोस्तों तरुण गाबा, दूसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे राजेंद्र कुमार तिवारी, तीसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा विजय पिपलानी, चौथा ऑप्शन दोस्तों है मनोज कुमार सिंह।
तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा जो पहला ऑप्शन है दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तरुण गाबा को उत्तर प्रदेश सरकार ने एस.के. भगत की जगह नया गृह सचिव नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया दोस्तों? तरुण गाबा को दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने नया गृह सचिव नियुक्त किया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के वीकली करंट अफेयर्स के 15 प्रश्न और उनके आंसर। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं पिछले वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये प्रश्न हमने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था और वो यहाँ पे जो हमारा पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। किशोर रुंगटा को फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया। किसे चुना गया दोस्तों? किशोर रंगूटा या रुंगटा को फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी पिछली वीडियो का क्वेश्चन। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो का प्रश्न। जो हमारा आज की वीडियो का प्रश्न है दोस्तों वो है, हाल ही में चैडविक बोसमैन का निधन हुआ है, वो कौन थे? चित्रकार थे, अभिनेता थे, गीतकार थे या वैज्ञानिक थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपको अगर ये प्रश्न नहीं पता है तो हमारी अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, हम अगली वीडियो में आपको इस प्रश्न का आंसर दे देंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि चैडविक बोसमैन का निधन जो हाल ही में हुआ है वो चित्रकार थे, अभिनेता थे, गीतकार थे या वैज्ञानिक थे। और साथ ही साथ दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में हमको चैडविक बोसमैन की निधन की डेट भी कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए और भी लाते रहें और जोश के साथ आपको पढ़ाते रहें। और दोस्तों अभी तक अगर जो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे और आपसे एक भी वीडियोस मिस ना हो। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और भी दोस्तों और भाई बहनों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी मदद मिल सके। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।